जब हमारा टाइम होता था तो लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था। लेकिन लेकिन मेरे को पढ़ने का मौका मिला क्योंकि मेरे जो फादर थे टीचर थे, इसलिए मेरे को पढ़ने का मौका मिला। और जो मेरी मैट्रिकुलेशन है 10वीं तक की पढ़ाई है वो मेरी गाँव की है। उसके बाद मैंने सिटी में बटाला में पेरेंट्स यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज में ग्रेजुएशन करी। उसके बाद 1980 में मेरे को फिरोजपुर में मैंने नर्सिंग के लिए जीएनएम के लिए अप्लाई करा और मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिली और मैंने वहाँ पे 3.5 ईयर का ट्रेनिंग करी। उसके बाद मेरे को जनवरी 1986 में पीजीआई में जॉब का मौका मिला, जो मैंने एज ए स्टाफ नर्स मेल मेडिकल वार्ड में पीजीआई में ज्वाइन करा। ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, मुझको बहुत अच्छा लगा। जब मैंने वहाँ पे ड्यूटी करी तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि हम पेशेंट के साथ सीधा हमारा डीलिंग होती है और कि कैसे पेशेंट होते हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं, वो बेड से भी नहीं उठ पाते, कई ऐसे होते हैं। ऐसे ही हमने उधर उनके साथ इतनी अच्छी तरह डेडिकेट से काम करा और हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे को 2000 में एज ए सिस्टर ग्रेड 1 सीनियरिटी के हिसाब से इमरजेंसी में ड्यूटी मिली। वहाँ मैंने 10 साल ड्यूटी करी और बहुत ही डेडिकेशन से करी। बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि उधर से पेशेंट आते थे, एक्सीडेंट वाले आते थे, लवास पेशेंट आते थे और कई तरह के बीमारियों वाले पेशेंट आते थे, बहुत सिक होते थे, उनकी हम हेल्प करते थे। अनकॉन्शियस पेशेंट आते थे जिनसे बोल भी नहीं पाते थे वो पेशेंट और उनकी हम केयर करते थे। बहुत अच्छा लगता था और हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। लोग हमें ऐसे जैसे भगवान के ऊपर विश्वास करते ऐसे करते थे। और उसके बाद ही मेरे को सीनियरिटी के हिसाब से एज ए हॉस्पिटल सुपरविजन ड्यूटी मिली, जो मैंने वो 5 साल करी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसके बाद सीनियरिटी के हिसाब से ही मेरे को एज ए असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की प्रमोशन मिली, जो मैंने बहुत ही डेडिकेट से उसको काम करा, वहाँ में बहुत रिस्पेक्ट मिली, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और जब हम ड्यूटी करते तो इतना अच्छा लगता था कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, इतनी सेटिस्फेक्शन होती थी इतनी कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, जो बेड से भी नहीं चल पाते, आप चल भी नहीं पाते, बेड से भी नहीं उठ पाते, कितने वो उनको प्रॉब्लम होती है और उनको साइकोलॉजिकल भी हम सपोर्ट देते थे। तो उसके बाद फरवरी 2019 में मेरे को रिटायरमेंट मिली। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी कि मैंने अपनी मानवता की सेवा करी, अपने देश की सेवा करी और बहुत रिस्पेक्ट मिली मेरे को। इसलिए मेरे को अपने नर्सिंग प्रोफेशन के ऊपर बहुत प्राउड है। और नेक्स्ट जो काम होता है नर्सिंग का, वो जैसे नर्सिंग 3 तरह की होती है। जैसे एक एएनएम नर्सिंग होती है, अब दूसरी नर्सिंग जो गाँव के साथ डीलिंग करती है, उनको मेडिकल फीमेल वर्कर भी बोलते हैं और वो कम्युनिटी की ही सेवा करते हैं। उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 10th से 11th तक भी होती है और वो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं ना, उनके आगे जो 6 सब सेंटर होते हैं उनमें उनकी पोस्टिंग होती है। वो गाँव की कम्युनिटी के साथ ही डील करते हैं और गाँव में वो जैसे कोई एपिडेमिक फैल गया तो उनके लिए भी उनको अवेयर करते हैं। उनको जो जैसे वैक्सीनेशन जो बच्चों की होती है उनके लिए भी अवेयर करते हैं, लगाते हैं और देखते हैं उनकी जो एंटीनेटल और पोस्टनेटल जैसे जच्चा बच्चा होती हैं, उनकी माँ और बच्चे की हेल्थ के लिए भी देखते हैं, उनको न्यूट्रिशन के लिए भी बताते हैं, उनको पर्सनल हाइजीन के लिए भी बताते हैं, उनको आप उनका भी वैक्सीनेशन जो लगता है टीटी वगैरह उसके लिए बताते हैं। फिर उसकी डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं, उनको बताते हैं कैसे करना है, कैसे आपने डॉक्टर के पास विजिट करनी है जैसे जैसे उनकी डिलीवरी के टाइम होते हैं और
कई बार कोई इन लोगों को हिल स्टेशन पे, रिमोट एरिया पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कई बार कोई नर्स वगैरह कोई भी उसे अवेलेबिलिटी नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए वो वहाँ भी जाते हैं और उनको जाके होम डिलीवरी कंडक्ट करते हैं। इनका जो काम होता है वो रूरल एरिया में ही होता है। उसके बाद जनरल नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग आ जाती है। जो ये लोग होते हैं इनका हॉस्पिटल में क्लिनिकली ही मतलब काम होता है, डायरेक्ट पेशेंट के साथ इनका कंटेक्ट होता है। और जब कोई डॉक्टर पेशेंट को एडमिट करते हैं, इनकी ट्रीटमेंट लिखते हैं, इनकी मेडिसिन लिखते हैं, और जो स्टाफ नर्स एज ए स्टाफ नर्सिंग को मतलब पोस्ट होती है इनकी। पर आजकल तो जहाँ हमारे पीजीआई में तो आजकल एज ए जूनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टिंग को दी गई है, तो वो उसके हिसाब से फिर ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मेडिसिन इंजेक्शन देते हैं। फिर कई बार पेशेंट को ड्रेसिंग वगैरह भी होती है, पर्सनल हाइजीन के लिए बताते हैं, करते भी हैं। कई पेशेंट जो बेड पे ही होते हैं ना, उनकी कई बार उनकी हेल्प करनी पड़ती है, उनको साइड भी देनी पड़ती है, उनकी पर्सनल हाइजीन में भी हमको हेल्प करनी होती है। फिर उनको इंजेक्शन मेडिसिन बिल्कुल टाइम से देना होता है, आज देने होते हैं। फिर जो हमारा जो वहाँ पे हमने इमरजेंसी ट्रैक होते हैं, जैसे कोई पेशेंट वार्ड में है तो हो जाता है, तो उसके लिए हमें इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए, उसको पूरा मेंटेन करते हैं, उसकी डेट देखते हैं कि एक्सपायरी तो नहीं है, और ये सब कुछ देखना पड़ता है हमें। और उसके बाद वक्त वार्डों में ड्यूटी हमारी लगती है, जैसे सर्जिकल वार्ड में ड्यूटी लगती, तो आपने ये देखना है कि पेशेंट की सर्जरी से पहले की ट्रीटमेंट, बाद मतलब के प्रीऑपरेटिव और पोस्ट, और उसकी पूरी केयर करती हैं। जैसे जब वो सर्जरी होके आता है, उसके वाइटल बीपी, टेम्परेचर और उसका इनटेक आउटपुट मेंटेन करती है, ट्रिप को उसके लगाते हैं, फिर उसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है, और उसको साइड फील वगैरह देते हैं, उसको कोई बेड सोर ना हो जाए, इसलिए उसको बैक केयर भी देनी पड़ती है। कई बार पेशेंट्स को बहुत बार देनी पड़ती है, क्योंकि बेड सोर ना हो जाए, उनको इतना ध्यान रखना पड़ता है। और कई बार उनकी ड्यूटी गायनी वार्ड में भी लगती है। गायनी वार्ड में यही होता है कि एंटीनेटल और पोस्टनेटल मतलब माँ और बच्चे की पूरी देख रेख करना इनका ही पूरा होता है। जो उनके भी वाइटल वगैरह देखती हैं, उनकी फिटल हार्ट सुनती है, ये सारे काम ये नर्स के ही होते हैं। और फिर डिलीवरी वगैरह भी साथ डॉक्टर के हेल्प कंटेक्ट करती है। सर्जेरियन ऑपरेशन भी होते हैं, उनके साथ असिस्ट करती है। जब ओटी में ड्यूटी लगती है तो जो मेजर सर्जरी होती है उसमें भी ड्यूटी लगती है, उसमें तो ये डॉक्टर का राइट हैंड होती है, क्योंकि ये उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, असिस्ट कराती है सर्जरी में। कई बार तो 8-8 घंटे भी सर्जरी को लग जाते हैं। फिर उसके बाद माइनर ओटी में भी इनकी हमारी ड्यूटी लगती है नर्सेस की। और इन नर्सेस को वहाँ पे भी छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, जैसे IND बायोप्सी, ऐसे छोटे छोटे सर्जरी होती है, उसमें भी ये हेल्प करती हैं। फिर ड्रेसिंग में हेल्प करती हैं। फिर कई बार छोटी छोटी वूंड वगैरह जो है उनको थोड़ा, उनके ऊपर थोड़ा जख्म जो ज़्यादा हो जाते हैं उनको थोड़ा करते हैं, साफ करते हैं बहुत, उसको उसके भी उसके साथ हेल्प करती है डॉक्टर। हर प्रोसीजर में डॉक्टर के साथ ये नर्स जो हेल्प करती है। और उसके बाद अगर जो हमारी जैसे जनरल नर्सिंग वाली है, तो वो तो आगे पोस्ट BSc भी कर सकती हैं, क्योंकि वो इग्नू से भी कर सकते हैं, और पोस्ट BSc कॉलेज से भी होती है, जैसे PGI में भी होती है और कई हॉस्पिटल में होती है, वहाँ से ये वो कर सकते हैं। तो फिर वो अगर चाहें तो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। अगर जिन्होंने BSc करी होती है वो आगे MSc करके तो वो और भी कॉलेज में जा सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज में, प्राइवेट वाले उनको बहुत अच्छी पैकेज देके लेके जाते हैं, और वो वहाँ पे लेक्चरर, प्रोफेसर, PhD तक कर सकते हैं। और आगे इसके वो है कि स्किल क्या होनी चाहिए, एक नर्स में क्या स्किल होनी चाहिए, कि वो बहुत ज़्यादा वो होनी चाहिए,
उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जो भी वो प्रोसीजर कर रही है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ, हैं? इसमें कोई गलत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, मैं कर सकती हूँ। और उसमें डेडिकेशन होनी चाहिए, वो लगन से उसको काम करना चाहिए और उसको ये काम करने का पूरा उत्साह होना चाहिए। तो उसको ये नहीं कि वो अपने काम में ऐसे ही नेग्लिजेंसी बरत ले, जैसे भी हो, है? उनको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का ये होता है, कई बार हमारी वार्ड में ड्यूटी होती है, वार्ड में हमें 15 पेशेंट मिलते हैं जैसे, तो उसमें से कई बार 3-4 पेशेंट बहुत सिक होते हैं। तो ये नहीं कि हम उनको ही देखते रहेंगे और उनको दूसरे लोगों की हम मेडिसिन में और वगैरह लेट हो जाए, ऐसे नहीं। उनको भी टाइम देना है पूरा, लेकिन हमने दूसरों की भी मेडिसिन और हर चीज़ का उनका भी ध्यान रखना है। उनकी पर्सनल केयर का, उनकी मेडिसिन का, उनकी जो भी हेल्थ वगैरह का, सब हमने उसका ध्यान रखना होता है। और स्टैमिना होना चाहिए। स्टैमिना इसलिए होना चाहिए कि कई बार हमें डबल ड्यूटी देनी पड़ जाती है, स्टाफ की कमी हो जाती है। जैसे पीजीआई में तो बहुत हो जाती है, पीजीआई में तो कई बार हमें 2-2 ड्यूटी भी देनी पड़ती है, क्योंकि कई बार किसी की छुट्टी आ जाती है स्टाफ कम होने के कारण। अब तो बहुत स्टाफ है, लेकिन कई बार होता है ऐसे, फिर डबल ड्यूटी देनी पड़ती है। और उधर शिफ्टिंग में ड्यूटी होती है, जैसे 6 आवरली होती है, तो मॉर्निंग ड्यूटी 6 आवर्स की होती है, इवनिंग 6 आवर्स की होती है, नाइट 12 आवर्स की होती है। इसलिए हम स्टैमिना होना बहुत ज़रूरी है। कई बारी ओटी में भी अपना आपके पेशेंट की जो सर्जरी है वो 6-7 घंटे चल जाती है, तो वहाँ भी आपको खड़ना पड़ता है। इसलिए एक नर्स में स्टैमिना होना बहुत ज़रूरी है। आगे क्लिनिक एक्सपीरियंस ज़रूरी है एमएससी के लिए? यस, एमएससी के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है 2 ईयर का। सोना मांगला ने पूछा है कि नर्सिंग डिप्लोमा के साथ क्या कर सकते हैं? नर्सिंग डिप्लोमा करने के बाद नर्सिंग डिप्लोमा करने के साथ क्लिनिकली हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बताया, तो जो अभी बताया आपको, यही सारा काम होता है। एज ए स्टाफ नर्स आपकी पोस्टिंग होती है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आप मिलिट्री में भी जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। आप कहीं जो जैसे वो होती हैं कंपनीज में जा सकते हो, जैसे फैक्ट्रीज में जा सकते हो। जैसे आजकल तो छोटे-छोटे जो स्कूलों में टीचर डॉक्टर और नर्स दोनों की ड्यूटी होती है, वहाँ भी जा सकते हो। आप ईएसआई में जा सकते हो, पोस्ट बीएससी भी कर सकते हो आप। पीएचडी कहाँ नर्सिंग हो सकती है, कैसे कर सकते हैं? यस, पीएचडी कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और कई तो साथ-साथ ही कर लेते हैं, जैसे पीजीआई में हमारे में साथ-साथ भी होती है पीजी। बाहर भी तुम जाके एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हो, कहीं भी हॉस्पिटल में। और आगे दूसरे पॉइंट, अपने पॉइंट पे आए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि अपने पेशेंट से कैसे बात करनी है, डॉक्टर से कैसे बात करनी है और रिलेटिव से कैसे बात करनी है। क्वेश्चन है कि आपको नर्सिंग में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कैसे लगी, क्या लगा नर्सिंग में, और आपने उस डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम किया? हमें जो डिफिकल्टी आई वो यही थी कि जब मैरिज हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं, तो जो बच्चे हैं इनको भी संभालना होता है, ड्यूटी भी करनी होती है। जैसे नाइट ड्यूटी होती है, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों की। फिर हमने उनके साथ उनको क्रच में भी डाला। कई बार जो हमारी जो जॉइंट फैमिली होती है ना, वो इस प्रोफेशन में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ भी आते रहे। फिर हमने वो ऐसे उनको बच्चों को उन्होंने संभाला। जैसे मैं नाइट करने जाती थी और मेरे 3 चाइल्ड थे, 3 बच्चे थे, वो तीनों ही पढ़ने जाते थे। इसलिए ऐसे ही बस ऐसे भगवान से ही सब कुछ हो जाता है। अगर आप में है काम करने की लगन है तो हो ही जाता है। गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है नर्सिंग में? प्रोसीजर क्या है उसका? नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब प्रोसीजर ये है, नर्सिंग में ना जॉब मिल जाती है। जो जीएनएम वाले होते हैं उनको मिल जाती है, बीएससी में तो बहुत जॉब मिल जाती है। कि इनमें ना एंट्रेंस टेस्ट भी होता है जॉब में, क्योंकि मेरिट बेस पे भी होती है। जो जीएनएम पीजीआई में हमारे और 32 सेक्टर में
ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी और भी कॉलेज है तो एंट्रेंस लेते हैं। तो एंट्रेंस में जब आप क्लियर कर जाते हो तो आपको जॉब मिलती है। और जैसे ये सैलरी भी अच्छी मिलती है। जैसे पीजीआई है इसमें तो 60,000 से शुरू होती है। और जहाँ जैसे आर्मी में जाते हो तो 80 से शुरू होती है। अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो वो भी अच्छा ही पैकेज दे देते हैं। जैसे 15,000 से 20,000 तक पर मंथ दे ही देते हैं। और कई हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, कई किस्तों में अच्छा मिलता है, 20 तक भी दे देते हैं। पीएचडी पूछ रहे हैं 5 साल की होती है, कितने साल की? ये इतना मुझे नहीं, वैसे मेरे को इतना है कि 4 साल की होती है शायद, क्योंकि मैंने पीएचडी करी नहीं है, पर फिर भी मेरे को नॉलेज है कि 4 साल तक होती है। पूछ रहे हैं नर्सेज इंडिया से ज्यादा बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं? नर्सेज प्रोफेशन नर्सेज इंडिया से बाहर जाना इसलिए पसंद करते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। ये ऐसे यहाँ आप प्राइवेट में जा रहे हो तो इतना ही काम कर रहे हो, इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हो, इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, तो आपको क्या देते हैं? एक 15,000 देते हैं, है ना, 20,000 दे देंगे, बस 25 दे देंगे। लेकिन यही आप बाहर ब्रांड में जाओगे तो आपको 2 लाख से पर मंथ तक पैकेज भी मिलता है। कनाडा में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, कहीं भी जाओ आपकी बहुत ही डिमांड है बाहर को। वो बहुत अच्छी इसीलिए जाती हैं कि यहाँ तो कोई अच्छी पे नहीं मिलती, वर्क इतना हार्ड होता है, इतने पेशेंट होते हैं, वो उतना ही काम होता है, फिर भी इतनी मतलब नर्सेज की वैल्यू नहीं है। वो कह रहे कि कोविड-19 में क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट को? कोविड-19 में जैसे पूरी सामान नहीं मिल रहा है, जैसे किट्स नहीं मिल रही, पूरे नहीं मिल रही, मतलब जिसकी ड्यूटी है ना उस जहाँ इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे एक इन्होंने सेंटर बनाया हुआ हमारे पीजीआई में बना हुआ है, तो वहाँ पे जो ड्यूटी करता है उसी को किट मिल जाती है और उसी को ही सारा सामान तो उनको ही मिलता है। जो आम हॉस्पिटल में हम काम करें उनको भी तो इन्फेक्शन होता है, उनको इतना सामान नहीं प्रोवाइड हो रहा। और ये फिर 7 डेज का हमें वो क्वारंटाइन करते हैं, जो उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। फिर वहाँ जैसे होटल वगैरह इधर उधर ये उधर रखते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम तो आती है। अपनी फैमिली को छोड़ना कोई बहुत छोटी सी बात तो है नहीं भाई, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो आ रही है, इसको मानने वाली बात है। इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, नर्सेज को काफ़ी लोगों को मिल रहे हैं। जैसे हम पूरे हॉस्पिटल में तो है ही, हम तो सिर्फ जो क्वारंटाइन इन्होंने जो बनाया हुआ है, 1 वार्ड 2 वार्ड, उनमें ही पूरी प्रबंध है इनका, उनको सारा सामान दे रहे हैं, लेकिन दूसरों लोगों को नहीं मिल रहा। वो तो ऐसे बात बता रहे हैं कि मिल रहा, नहीं मिल रहा, पूरा नहीं मिल रहा, वो तो रोते हैं इतना नहीं मिल रहा। और अपनी पॉइंट पे आए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, पेशेंट के साथ कैसे बात करना है और उससे कैसे डीलिंग करनी है, और ये हमें पेशेंट के रिश्तेदार से कैसे बात करनी। कई बार पेशेंट के रिश्तेदार बहुत घबराए होते हैं क्योंकि उनका पेशेंट बेचारा उनका बीमार होता है, हमें उनसे बहुत प्यार से उनको समझाना आता है, उनको मेंटली सपोर्ट भी देनी होती है, उनको ऐसे लगे कि ये तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो केयरिंग होना चाहिए। केयरिंग में ये है कि कई पेशेंट होते हैं उनको ना वुंड में बहुत स्मेल आती है, जैसे बर्न पेशेंट होती है, ड्रेसिंग में, कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तो वहाँ से तो बहुत स्मेल, पर नहीं, हमें उनकी बहुत अच्छी तरह केयर करनी चाहिए। उनको महसूस नहीं होना देना चाहिए कि उनके पास से कोई स्मेल आ रही या कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको। ये हमारे में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर में, नर्स में और अपने स्टाफ में अंडरस्टैंडिंग। ये ना हो कि पेशेंट ठीक हो गया, बहुत सीरियस है, आपकी किसी के साथ बन नहीं रही और वो कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। आप हमें अपने काम में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम ना एक मनुष्य के साथ हम कर रहे हैं और डील कर रहे हैं, ना कि किसी खिलौने के साथ। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा हमारे में सहनशीलता भी होनी चाहिए। कई बार बार क्वेश्चन है नर्स ते नर्सिंग असिस्टेंट डिफरेंस है कि दोनों सेम? बहुत डिफरेंस है। नर्स होती है, असिस्टेंट नर्सिंग के में, नर्सिंग असिस्टेंट में, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्स, जो नर्सिंग सुपरडेंट होती है वो असिस्टेंट एंड नर्स। नहीं, असिस्टेंट मतलब नर्सिंग सुपरडेंट जो होती है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरडेंट, जो नर्स और नर्सिंग सुपरडेंट, असिस्टेंट नर्स असिस्टेंट असिस्ट वो तो हेल्पर होता है, असिस्ट जो नर्स को असिस्ट करता है।
तो जो असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट होती है वो तो बहुत फर्क होता है, वो तो अलग हो जाता है। हैं? और बताइए। कह रहे हैं इमरजेंसी में जब आपकी ड्यूटी थी तो आपने क्या डिफिकल्टीज फेस की? इमरजेंसी में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि वहाँ बहुत पेशेंट होते हैं। क्योंकि जो पीजीआई की इमरजेंसी है ना, वहाँ तो इतने पेशेंट होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने पेशेंट आते हैं। वो तो 200 300 मतलब होता ही है, इससे भी ज़्यादा होते हैं कई बार। तो उसमें मेडिसिन देनी, फिर वो कई बार पेशेंट बार-बार उसके रिलेटिव आके आपको तंग कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हो, पर हमने उनमें उसमें हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, ना हमें इतनी सहनशीलता होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है ये इमरजेंसी है। यहाँ पे सारे पेशेंट जो सीरियस आते, हर कोई सोचता कि मेरे पेशेंट को पहल मिले, दूसरा सोचता मेरे, ऐसे बहुत होता है, बहुत लोग जो है वो अ, इतना वर्कलोड होता है कि मानने वाली बात है कि वहाँ पे बहुत स्टैमिना होना चाहिए। पर हमें मेरे को तो इतना नहीं लगा, मैंने तो बहुत अपनी डेडिकेशन से काम करा, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा इमरजेंसी में भी काम करके। तो लोगों की जान बचती है, लोग कितनी असीसें देते हैं, कैसे-कैसे आपके साथ कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको गॉड की तरह मानते हैं। ऐसे होता है अगर आप किसी के साथ बहुत प्यार से डील करते हो। पूछते हैं कि आपको अपना करियर अच्छा लगा, आप प्यार करते हैं अपने करियर से? मेरे को अपना करियर इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं क्यों सकती। करते हैं? मैं बहुत ही प्राउड है क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन है। इसमें आपको सेवा भी है, आपको पैसे भी है, हर चीज़ मिलती है इसमें। रिस्पेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा मिलती है। आप इतना सोच भी नहीं सकते कि आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी अगर आप अपना काम अच्छे तरीके से करते हो। हर एक से अच्छा बिहेव करते हो। ये तो आपको बहुत ही अच्छी आपको मिलता है, सब कुछ मिलता है। भगवान से भी बहुत मिलता है, इसके लिए मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। तो कह रहे हैं ऑनेस्टी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है इस काम में। बिल्कुल, ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखो, अगर डॉक्टर ने कोई पेशेंट को कोई कीमोथेरेपी लिखी है, वो कैंसर का पेशेंट है और आपने कन्नी कतरा दी है, आपने अगर उसने 5 टी इंजेक्शन लिखे थे, आपने अपनी शिफ्ट में पूरे करने हो, तो आपने जल्दी उसको फास्ट कर दिया, तो पेशेंट को नुकसान हो जाएगा। ये ऑनेस्टी इज़ मस्ट है क्योंकि किसी की जान से आप खेल रहे हो, इसलिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन में। जो ऑनेस्ट नहीं, वो नहीं काम कर सकता नर्सिंग में। कह रहे अगर कोई पर्सन आपकी पेशेंट केयर से सैटिस्फाई नहीं है तो आप क्या बोलोगे उसको? उनको कैसे डील करोगे? उसको भी प्यार से डील करते हैं कि हम जो करना था हम वो कर रहे हैं। अगर उससे भी ज़्यादा माँगते हो तो वो तो आप डॉक्टर से ही बात कर लो फिर, है ना? हम तो अपनी तरफ से बहुत करते हैं, जितना भी हो सकता है। कई लोग होते हैं वो सैटिस्फाइड नहीं होते, आजकल के लोग ऐसे हैं कई लोग जो कई अपने आप को बहुत ही ज़रा सुपीरियर मानते हैं, ऐसे भी होता है कई बार। इसलिए आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े एज एन नर्स? एज ए नर्स मेरे को तो बहुत इतने चैलेंज नहीं करने पड़े। यही है कि लोग कई बार इमरजेंसी में लोग कहते थे अब तो जल्दी हमारे पेशेंट को टाइम पे इंजेक्शन नहीं लगा, मेडिसिन नहीं मिली। अब हम फिर भी प्यार से कोई बात नहीं अभी देते हैं क्योंकि इधर भी पेशेंट बहुत सीरियस था, एक्सीडेंट हो गया, डिजास्टर आ गया और उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा आपको भी पेशेंस करनी चाहिए। ऐसे हम फिर उनको ऐसे कर देते थे और काफ़ी चैलेंज जो भी आते थे हम सॉल्व कर लेते थे। और नर्सिंग इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन? नर्सिंग इंटरव्यू में आपको पेशेंट केयर पूछते हैं कई बार पूछते हैं। जैसे अभी एपिडेमिक आया, कोरोना वगैरह आया, अभी की बात कर रही हूँ, तो पूछ लेते हैं कि कौन से कंट्री में से पहले शुरू हुआ था। जैसे अभी पीजीआई में एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था कि जो कोरोना है ये इसका पहला पेशेंट कहाँ आया था, जैसे चीन में आया था। ऐसे तो पीजीआई में ये भी पूछते हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्री मैच्योर बच्चे की केयर कैसे करते हैं। ऐसे जो नर्सिंग के रिलेटेड होते हैं ना, वही क्वेश्चन पूछते हैं और कोई दूसरा नहीं पूछते। पूछ रहे हैं कि इंडिया में नर्सिंग और बाहर के देश में नर्सिंग में क्या डिफरेंस है और आप दोनों में से कहाँ करना चाहोगे नर्सिंग? मेरे को तो इंडिया ही अच्छा लगता है क्योंकि हमने तो 33 ईयर गुजारे, इसलिए मेरे को तो इंडिया पीजीआई बहुत पसंद आया क्योंकि पीजीआई में जो हम चाहते थे वो सब कुछ ही मिलता है। और बाहर की नर्सिंग भी अच्छी है, उधर तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं, मैंने कौन सा बाहर जाके देखा, लेकिन बाहर वाली लड़की जो हमारी जाती हैं वो बताती हैं कि इधर से इसलिए अच्छा कि वहाँ हर जो पेशेंट के लिए मॉनिटर वगैरह जो जैसे हम हाथ से काम करते हैं ना, वो मशीन से काम करते हैं। जैसे हम बीपी लेते हैं
वो उनका कंप्यूटर पे ऊपर सब कुछ आ रहा है, उनकी मेडिसिन की जो डोज बन के है वो आ रही है ऑलरेडी उधर से ही फार्मेसी से एजेक्ट हम तो निकालते हैं ना, उनकी तो बन के आती है, इसलिए वो काफ़ी फ़र्क है उनका। तो जैसे उन्होंने पेशेंट को कोई साइड वगैरह देनी होगी तो उनके बेड ही ऐसे हैं कि वो मशीन वैसे जैसे रिमोट वाले ऐसे ही उनको ऐसे कर देते हैं। उनको इतनी मतलब अपनी जान नहीं लगानी पड़ती जितनी हम इधर लगाते हैं। पर फिर मेरे को तो अभी भी पीजे ही था। इंटर्नशिप होती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं ऐसे? बीएससी में होती है और कहीं। तो वो पूछते हैं, अगर इंटरव्यूअर पूछे आपसे कि नर्स कौन है, कौन होता है, हु इज अ नर्स, तो आप क्या उसको बेस्ट आंसर क्या दोगे? सेवा करने वाला, सेवा करने वाला ही नर्स होता है, जो अच्छी तरह अपनी ऑनेस्टी से अपने मानवता की सेवा करते हैं, वो ही नर्स होता है। और वो पूछ रहे हैं स्किल्स क्या चाहिए, स्किल्स कैसे अच्छे होने, कौन से स्किल्स अभी चाहिए तो नर्स के लिए? मैंने बताए थे कि उसको उसमें पेशेंस होनी चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, उसमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें केयरिंग होना चाहिए, वो फिर वो स्टेमिना होना चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें, और वो ब्रेव होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ना पीजीआई में जैसे पेशेंट आते हैं तो वो उनके पेशेंट को कुछ हो जाता है ना, वो कई बार लड़ने ही लग जाते हैं। ये ना हो एक नर्स ऐसी हो कि वो गिरी पड़े आप ही, ऐसे नहीं होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि अगर आप कोई सब पेशेंट जो सफर कर रहा है उसको देखो तो आप पॉजिटिव कैसे रहते हो उसको देख के पॉजिटिव हम उसके लिए काम करते हैं। जैसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको मेडिसिन देते हैं, स्टेट इंजेक्शन देते हैं, उनकी पूरी केयर करते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव होते हैं कि ठीक होएगा क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो ठीक होएगा ही होएगा, इसलिए हमें उसके लिए पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव कभी नहीं आता। क्वेश्चन है कि आप इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे मैनेज करते हो, कैसे देखते हो? इमरजेंसी सिचुएशन को ऐसे करते हैं, जैसे इमरजेंसी आ जाती है कई बार तो डॉक्टर इमरजेंसी में ही होते हैं हर वेले। अगर इमरजेंसी वार्ड में आती है इमरजेंसी में तो वहाँ पे हर वेले डॉक्टर अवेलेबल होता है। हम उसी वेले पेशेंट को डॉक्टर देखता है, वो जो भी स्टेट ऑर्डर करता है उसी उसको ड्रिप लगाते हैं, उसे स्टेट इंजेक्शन देते हैं, अगर कोई उसको इंजरी है तो उसी उसकी ड्रेसिंग करते हैं और उसका बीपी देखते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसको देखते हैं कि डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, फिर उसको फ्लूइड ज़्यादा देते हैं। ऐसे जैसे जैसे डॉक्टर बोलते हैं फिर उसके बाद वैसे ही करते हैं। अगर इमरजेंसी वार्ड में आ जाती है तो हम पहले तो हम उसको देखते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं, तो कॉल भी करते हैं डॉक्टर उसी वेले पीजीआई में तो एकदम अवेलेबल हो जाता है, फिर जो डॉक्टर कहता है वैसे करते हैं इमरजेंसी। आपको ट्रेनिंग टाइम में क्या डिफिकल्टीज आई? ट्रेनिंग टाइम में मेरे को एक डिफिकल्ट जरूर आई थी। मैंने बीए की थी ग्रेजुएशन, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम था। मैं फिरोजपुर न्यूटन नर्सिंग हॉस्पिटल में मिशन में ट्रेनिंग करी ना, वहाँ पे प्योर इंग्लिश थी, थोड़ी सी उसमें आई थी, वो ज़्यादा नहीं आई, फिर बस ठीक ही थी। कोई ऐसी हाँ एक बार आई थी जब मेरी ओटी में ड्यूटी लगी ना, तो वहाँ एक पेशेंट आया था, उसको ना स्टमक में इंजरी थी उसकी, और उसकी ना पूरी जो लास्ट इंटेस्टाइनल बार थी। जब मैंने देखी तो मेरे को मैं तो ऐसे जैसे बेहोश हो जाती है, ऐसे अनकॉन्शियस हो जाती है, ऐसे हो गया मेरे को। तब उन्होंने मेरे को फिर बार ओटी में ड्यूटी डाली मेरी, क्योंकि पक्का हो जाता है ना फिर इंसान। यही आई थी जैसे कोविड-19 चल रहा था, इसमें नर्सिंग करियर चूज करना ठीक है इस टाइम? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबकी ड्यूटी थोड़ा ना उस वार्ड में लगती है, उसकी डिवाइड होती है। जब जैसे 10-10 का बैच होता है, इन्होंने अभी जैसे 50 का बैच करा हुआ, पहले 10-10 की ड्यूटी लगती है, उनको 7 डेज मिलते हैं, और वो उसके बाद उनको रेस्ट 10 दिन की मतलब अलग कर देते हैं। फिर उसका टेस्ट होता है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको मतलब कि फिर वार्ड में भेज देते हैं। बहुत हाई डिमांड है आजकल तो कोई ऐसी नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई ये तो आते ही रहते हैं, कोई ना कोई एपिडेमिक आता ही रहता है। जैसे पहले भी तो आए, इतने डेंगू आया, स्वाइन फ्लू आया, फिर क्या है इसमें सब कुछ आता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है। स्वाइन फ्लू में मेरी ड्यूटी लगी थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए, बस नेगेटिव नहीं कभी सोचना, ये होता है। कोई डिफरेंस है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भर्ती? बहुत डिफरेंस है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में।
ये है फर्क है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम मतलब कि जैसे काम करते हो, कई बार आपको छुट्टी चाहिए तो मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट में नहीं मिलती, बहुत डिफिकल्ट होती है वहाँ पे। वहाँ पे छुट्टी की प्रॉब्लम होती है, वहाँ में जब मैटरनिटी लीव की प्रॉब्लम होती है और कई छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है। फिर वर्किंग आवर्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनको तो आपको उतने ही वर्किंग आवर्स मिलेंगे जितने मतलब उन्होंने आपको बताया हो, जैसे 6 आवर जब मॉर्निंग के, 6 आवर इवनिंग के, 12 आवर नाइट के है, ऐसे ही। आपकी सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है काम? सबसे मेमोरेबल मोमेंट तो सबसे ज्यादा क्या बताऊँ आपको, मेरे को तो सब बहुत सभी सभी कुछ ही अच्छा लगता है वहाँ का। जैसे इमरजेंसी में मैं ड्यूटी करी तो वो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। वहाँ पे जो अनकॉन्शियस पेशेंट और दूसरे पेशेंट आते थे, उनकी जो हम संभाल करते, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती वो। क्योंकि एक बार ना एक पेशेंट आया था, जैसे उधर अननोन पेशेंट बहुत आते थे, एक लड़का आया था, उसको उसकी मदद मेरे जैसी होएगी ना, जब हम जाते थे उसके पास ना, वो बोल तो सकता नहीं, तो मेरा हाथ पकड़ लेता था। वो सारे कहते थे ये क्या बात है, आपका तो हाथ पकड़ता है। जब पता नहीं क्या बात है, फिर भी मैं उसको प्यार से मतलब करती थी, क्योंकि पता नहीं क्या बात है इसके माइंड पे, भूल नहीं सकता ये। पर जब उसको उसकी मदर आई तो उसकी मदर वो उसको बताया गया, तो जब वो मतलब ठीक हुआ तो वो कह रहा था मेरी मदर की शक्ल आपसे मिलती थी ना, इसलिए मैं आपको बहुत प्यार करता था कि ये मेरी मदर है। तो मैंने भी उसके साथ बहुत अच्छी, ये मेरे को कई और भी ऐसी मेमोरी है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और अब नेक्स्ट चले आगे। आगे है कि पीजीआई जो जॉब है कहाँ कहाँ मिलती है, ये पीजीआई में मिल जाती है। नहीं, जो हॉस्पिटल है, जो मतलब जहाँ नर्सिंग करते हैं, वो कौन कौन से हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं, उसमें पीजीआई में बीएससी नर्सिंग है हमारे चंडीगढ़ में, एम्स में है जनरल नर्सिंग है, पीजीआई सॉरी एम्स में, और बीएससी नर्सिंग भी है। फिर वहाँ उधर आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है पूना में, उसमें भी वो एंट्रेंस लेके तो वो वहाँ भी आपको एडमिशन मिलती है। वो उसके अंडर आगे 7 कॉलेज है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो आपकी जो एडमिशन है वो पूना में होती है। और उससे जैसे जैसे आपकी मेरिट बनती है, ऐसे ऐसे ही आपको, जैसे लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, तो वहाँ वो भेजते हैं। तो फिर वो अच्छा स्टाइपेंड भी देते हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। फिर हमारे जिपमोर कॉलेज है यहाँ तमिलनाडु में। तो उसके बाद मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 32 में भी है। फिर उसके बाद बाबा फरीद यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंसेज पंजाब में है, जिसके अंडर बहुत ही कॉलेज आते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला, गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर, गवर्नमेंट खालसा कॉलेज अमृतसर, और भी कई कितने कॉलेज उसके अंडर आते हैं। और उसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये है यूपी में है। और इसके बाद है जी गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है। उसके बाद प्राइवेट में बहुत ज्यादा जैसे सीएमसी वलोर है, सीएमसी लुधियाना है पंजाब में, डीएमसी लुधियाना है पंजाब में, क्रिश्चियन चटकारा यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद एमटी यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में। फिर उसके बाद है रहत बैरज यूनिवर्सिटी है, ये मोहाली में है पंजाब में। फिर उसके बाद है मद्रास मेडिकल कॉलेज है चेन्नई में। ऐसे ऐसे ना 800 से अबव कॉलेज पूरी इंडिया में है। अब इतना तो मेरे को अब बोल भी नहीं सकती, आप इमेजिन करो। और अगर आपने बीएससी करके बाहर जाना है तो बाहर के लिए, अगर फॉरेन में जाके बीएससी करनी है अपने तो आपकी जो एलिजिबिलिटी हो 10+2 होनी चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। उसमें आपके 55 से 60% मार्क्स होने चाहिए, आइलेट्स क्लियर होना चाहिए। उधर फीस जो होती है वो 11 लाख से 330 लाख तक की पर ईयर होती है। तो इसके लिए अगर आपने एमएससी करनी है तो उसके लिए जो आपने बीएससी करी हुई है, तो एमएससी में से बीएससी में से आपके जो मार्क्स है वो 50% से अबव होने चाहिए। तो वहाँ जो फीस होती है उसकी 11 लाख से 12 लाख तक पर ईयर होती है, आइलेट्स क्लियर होना चाहिए। इसकी जो ये जो है यूके में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, स्वीडन में होती है, यूएसए में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में। जैसे कनाडा में
टोरंटो यूनिवर्सिटी है के लिए, और जो है अमेरिका में ड्यूक यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी है, और जो कनाडा है इसमें जो जब आप जॉब अगर बीएससी करके वहाँ जॉब करने जाते हो तो आपकी सैलरी 2 लाख तक, इससे भी ज्यादा पैकेज में देते, पर उसमें क्या होता है वो रजिस्टर्ड नर्स, एज ए रजिस्टर्ड नर्स आपने काम करना होता है ना, इसलिए वो वहाँ पे टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है उसमें आपका प्रैक्टिकल नर्सिंग का होता है और प्रोसीजर का, और उसमें आपको मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, उसमें इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज्यादा। तो जॉब तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब तो बहुत मिलती है अमरावती में, बहुत अच्छा है वहाँ पे, पैकेज बहुत अच्छे हैं। और बीएससी मेडिकल, अगर बीएससी में जो मेडिकल नर्स होता है, बीएससी 4 साल की होती है और जीएनएम 3 साल की, एएनएम 2 साल की होता है।